स्वागत है चंद्रयान एकेडमी में। एक बार फिर से मैं विकास तिवारी लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी के। तो आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं, निम्नलिखित विवरण पढ़ें और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान करें। विवरण क्या दे रखा है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है जो कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरा है अभिविन्यास बनाए रखने वाला सामाजिक क्रम। चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ओरिएंटेशन। 5 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। और इसका राइट आंसर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जागरूक प्रयास किए गए हैं, जहां पिता घरेलू कार्यों में शामिल हैं और मां साहसिक कार्य कर रही है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसका लक्ष्य लैंगिक पक्षपात को मजबूत करना है। दूसरा है इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है। तीसरा है इसका लक्ष्य लैंगिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। और चौथा है इसका लक्ष्य लैंगिक भेदभाव को बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करें। और इसका आंसर है बी, इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, नूर अपने टिफ़िन को स्कूल लाना भूल गई और तान्या को अपना टिफ़िन साझा करने के लिए कहा और कहा कि आप अपना टिफ़िन आज मेरे साथ साझा करें क्योंकि मैंने कल अपना टिफ़िन आपके साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर के कथन का प्रतिनिधित्व किस चरण में विशिष्ट है? आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था बाद पारंपरिक। दूसरा है आज्ञाकारिता पूर्व पारंपरिक। तीसरा है अच्छा होना पारंपरिक। और चौथा है अदला बदली पारंपरिक। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका जवाब है अदला बदली पारंपरिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुबुद्धि के हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी? निम्नलिखित विशेषताओं को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। विशेषताएं देखते हैं क्या हैं। पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता, मनोभावों के अनुसार स्वभाव, प्रेरणा और दूसरों के इरादे। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, दूसरा ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक और तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, चौथा ऑप्शन है चिकित्सीय। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका उत्तर सभी लोग। और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित संकेत दिखाता है: पढ़ने के आसपास की चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, गरीब शब्दावली, कौशल समझने और समझने में कठिनाई, जो पढ़ी गई थी उसे याद रखना। ये एक संकेत हैं। पहला ऑप्शन है एक ऑटिस्टिक छात्र की,
दूसरा ऑप्शन है एक रचनात्मक छात्र की, तीसरा है सीखने की विकलांगता वाले छात्र की, और चौथा है एक छात्र जिसके पास मानसिक दुर्बलता है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सीखने की विकलांगता वाला छात्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने मौलिक आग्रह को तुरंत और सजगता से संतुष्ट करेगा, क्योंकि वे नियमों के संबंध में जीवन की वास्तविकता या किसी भी प्रकार की नैतिकता के बिना। पहला ऑप्शन है परा अहम, दूसरा ऑप्शन है दोनों परा अहम और अहम, तीसरा है इदम और चौथा है अहम। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ईद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि पहला ऑप्शन है समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूलों को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है हमें विशेष बच्चों पर दया करने और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। और तीसरा ऑप्शन है यह विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल प्रदान करने के लिए लागत प्रभावी नहीं है। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क एक समान और मानकीकृत होना चाहिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूलों को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानें और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें। दूसरा ऑप्शन है समय समय पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करें और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। और चौथा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानें। तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। पहला ऑप्शन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, दूसरा है अमूर्त सोच के लिए क्षमता, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए योग्यता, और चौथा ऑप्शन है दूसरे का दृष्टिकोण लेने की क्षमता। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका उत्तर है दूसरे का दृष्टिकोण लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने का उपयुक्त तरीका नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है छोटे प्रबंधनीय क्षेत्रों में एक कार्य को तोड़ना, दूसरा ऑप्शन है सीखने के वैकल्पिक तरीके पेश करना, तीसरा ऑप्शन है उनके दैनिक शेड्यूल में शारीरिक गतिविधि शामिल है, चौथा है उन्हें बेचैन होने के लिए अक्सर फटकार लगाते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उन्हें बेचैन होने के लिए अक्सर फटकार लगाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
धन्यवाद। जय हिंद। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।